तो ये है नेक्स्ट टॉपिक है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर एक बोट है, इसको ध्यान से समझना, बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो इफ देयर इज अ बोट एंड बोट इज ट्रेवलिंग ऑन द रिवर, ठीक है, तो अगर हमारा मूव कर रही है बोट, तो इसमें तीन केसेस होते हैं। एक है स्टिल वाटर की स्पीड, ऑब्वियसली स्टिल वाटर की तो कोई स्पीड नहीं होगी, बोट की स्पीड होगी। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, वो एक स्पीड होगी। उसको लेट सपोज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है तुम्हारी x। समझ आ गया? यस मैम। दूसरा होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जो भी पानी की स्पीड है वो अगर y है। दोनों में डिफरेंस पता चला? बोट की स्पीड अगर कोई भी स्पीड नहीं है पानी की, पानी स्टिल है, फिर बोट की स्पीड से जा रहा है, उसको मान लिया मैंने x। दूसरा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब नॉर्मल पानी जो जिस हवा जिससे आ रहा है, क्योंकि पानी की भी तो स्पीड होती है ना, पानी भी तो मूव करता है। एक केस है अगर पानी फिक्स है, पानी बिल्कुल भी मूव नहीं करना, तब तो बोट की स्पीड x है। लेकिन और y किसको माना है मैंने? स्ट्रीम की स्पीड को। स्ट्रीम मतलब जो भी रिवर है वो किस स्पीड से अगर मूव कर रहा है, स्टिल नहीं है, तब मान लो उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अब आ जाते हैं अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर बोट की डायरेक्शन ये है और पानी की डायरेक्शन ये है, पानी स्टिल नहीं है, पानी स्ट्रीम मतलब पानी मतलब स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम की स्पीड भी है कुछ और वो लेफ्ट साइड जा रहा है और तुम्हें बोट लेके जानी है राइट साइड, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम्हें मूव करना है। बात समझ आई? तो यस मैम, 40 मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद the speed of water if your boat is moving in opposite direction with the speed of stream। बात समझ आई? ये तुम्हारी बोट है और ये तुम्हारा पानी की स्पीड है जो कि लेफ्ट साइड में पानी जा रहा है, तो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पानी इस लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है और तुम राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। हवा में भी तो होता है, अगर हवा ऐसे चल रही है और तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। साइकिलिंग भी करते हो तो हवा अगर ऐसे चल रही है, तुम ऐसे जा रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो उसमें तुम्हारी ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगी। होगी नहीं होगी? इफ यू आर मूविंग लाइक दिस एंड स्पीड ऑफ विंड और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज लाइक दिस, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्पीड ओवरऑल कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करना होगा, तुम्हारी ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगी। तो इस केस में बोट में क्या होगा, जो स्टिल वाटर की स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है दोनों माइनस हो जाएगी। टोटल अगर नेट स्पीड निकालनी है बोट की, ये है नेट स्पीड ऑफ बोट इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, मतलब दोनों का कंबाइन करके ये वाली स्पीड आती है नेट स्पीड। अपस्ट्रीम के केस में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, याद रखना। और सिमिलरली अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं, डाउनस्ट्रीम मतलब सेम स्पीड। तो अगर मीनिंग पूछा जाए तो सिंपल, अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा है या पानी है की स्पीड है। और डाउनस्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसी सेम डायरेक्शन में, मतलब तुम भी ऐसे ही जा रहे हो और बोट भी ऐसे ही जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, मतलब इफ दिस इज बोट, बोट भी ऐसे जा रही है और पानी की स्पीड भी ऐसे ही जा रही है, तो उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में ओवरऑल स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल बी वेरी इजी टू मूव इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, क्योंकि हवा की भी स्पीड सेम डायरेक्शन में है, तो वो हो जाएगा डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में हम दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं और अपस्ट्रीम में दोनों स्पीड को माइनस कर देते हैं। और इसमें x क्या है याद रखना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। x है स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर और y क्या है? स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब रिवर की स्पीड। समझ आ गया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, you need to do at least these 4 lines, you need to write at least these 4 lines। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो तुम्हें ये 4 लाइन्स लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें शुरू करना है, मतलब क्वेश्चन में देखते ही कि ये तो क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड है, तो देखते ही कम से कम इतना तो लेट कर ही लो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें x की वैल्यू 2 बार अलग जगह लिखनी पड़ेगी, पहले अपस्ट्रीम की और फिर डाउनस्ट्रीम की, और y की क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 2 अलग अलग नहीं है, हम क्वेश्चन से समझा जैसे रहे हैं। x अपस्ट्रीम की हम अलग लिखेंगे, डाउनस्ट्रीम की हम अलग लिखेंगे, वो बेटा भी कर। ओवरऑल वैल्यू चेंज होगी ना, दोनों केसेस में x और y तो सेम है ना। फॉर यस मैम। एग्जांपल अगर वाटर की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर की, मतलब यस मैम। सॉरी बोट की स्पीड है, ये स्टिल वाटर की तो कोई स्पीड ही नहीं होगी, बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में 15, और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 10, ठीक है, यस मैम। तो अपस्ट्रीम हो जाएगा, ओवरऑल स्पीड हो जाएगी, अगर बोट अपस्ट्रीम में जा रही है तो 15 माइनस 10 हो जाएगा, ओवरऑल स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम के केस में 15 प्लस 10 हो जाएगी, तो ये ओवरऑल स्पीड आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। मैंने इसमें x माइनस वाई क्यों किया? y इट इज नॉट y माइनस x। ऑब्वियस की बात है, जो बोट की स्पीड होगी वो हमेशा ज्यादा होगी रिवर की स्पीड से। अगर बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से ही कम हो जाएगी तब तो बोट उड़ी जाएगी, तब तो तुम कैसे ट्रेवल करोगे, मूव ही नहीं कर पाओगे बोट को। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी बोट की स्पीड से तब तो तुम मूव ही नहीं कर पाओगे, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो इसलिए x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 19। हाँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये 2 या 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के, तो आसान है, मुश्किल नहीं है अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट आता है तो। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। फिर सेकंड केस दे रखा है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 55 kilometer downstream, right? Determine the speed of stream and speed of boat in still water। ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन, जस्ट स्टार्ट इट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये तो लिखना ही है, कैसे स्टार्ट करोगे ध्यान से समझना, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगी रिलेटेड टू दिस, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में क्या होगी, बोट की स्पीड हम क्या मानेंगे x, राइट। स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको हमने मान लिया y, तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, पहले उतना करना ही करना है, बाद में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, मतलब 30 किलोमीटर तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, और 44 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में हमारी स्पीड ऑफ एयर है स्ट्रीम की। और ये टोटल ट्रेवल जो करती है 30 किलोमीटर अगेंस्ट द एयर और 44 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ एयर अलोंग विद द एयर। वो टोटल टाइम जो इसको लगता है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर का, दोनों एड अप बिकम्स 10 आवर। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। देखो, हमें पता है टाइम, पता है हमें, राइट। तो मुझे इक्वेशन बनानी है दोनों का टाइम को प्लस करके, मतलब अपस्ट्रीम में जितना टाइम लगा, मान लो अपस्ट्रीम में टाइम लगा t1, डाउनस्ट्रीम में टाइम लगा t2, तो दोनों को ऐड करके 10 बन जाएगा, 10 आवर। अपस्ट्रीम में जितना टाइम लगा होगा, मान लो तुम 30 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, तुम कहीं से कहीं पे जा रहे हो, दिल्ली टू मुंबई जा रहे हो, तो आधे रास्ते तक तुम 30 किलोमीटर ट्रेवल करते हो 3 घंटे, फिर तुम्हें 7 घंटे लगे, टोटल 10 घंटा। तो तुम यही देख सकते हो 30 किलोमीटर जाने में तुम्हें कितना टाइम लगा, वो निकाल लो। 40 किलोमीटर जाने में तुम्हें कितना टाइम लगा, यू कैन कैलकुलेट दैट, एंड देन यू कैन ऐड इट टू गेट योर फाइनल आंसर, एंड इक्वेशन उससे तुम्हारी बन जाएगी।
तो स्टार्टिंग के जो 30 किलोमीटर लगे उसमें कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला पता है तुम्हें। देखो स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर है, फिर बाकी का 40 किलोमीटर है। जो 30 किलोमीटर है उसमें स्पीड क्या थी, x माइनस वाई, राइट, हमने स्पीड निकाली थी ना। 30 किलोमीटर यहाँ पे मेंशन है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो ऊपर वाला 30 है ना, तो 30 जाने के लिए स्पीड है x माइनस वाई, 40 किलोमीटर जाने के लिए स्पीड है x प्लस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, तो अगर ये नहीं समझ आएगा तो तुम्हें वो भी नहीं समझ आएगा। तो आई रिपीट इट अगेन, ध्यान से समझ लो। 30 किलोमीटर जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसमें हमारी स्पीड क्या है, x माइनस वाई, और जो 40 किलोमीटर गया उसमें उसकी स्पीड थी x प्लस वाई। तो तुम टाइम निकाल सकते हो, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 30 है, अपॉन स्पीड है x माइनस वाई, ये तो पहले वाला टाइम है। तो t1 आ गया हमारा, पहले वाला टाइम लगा है, मतलब 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगा है, 30 अपॉन x माइनस वाई। कैसे आया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 है, स्पीड x माइनस वाई है, प्लस दूसरे वाला टाइम, क्योंकि टोटल उसको 10 लगा है ना, प्लस में जो ये बाकी का जो 40 किलोमीटर गया है उसमें कितना टाइम लगेगा, 40 किलोमीटर में उसकी स्पीड थी x प्लस वाई, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 44 upon x ठीक है, plus डिस्टेंस हमारा 40 है और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड है x प्लस वाई, राइट। और टोटल टाइम उसको कितना लगा है, टोटल टाइम उसको लगा है 10 10 आवर्स। तो हम ये इक्वल टू में डायरेक्ट 10 पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन तभी तो मैम बनती है इसमें जब भी सबकी, यूपी से ही करना होगा दूसरी इक्वेशन में। हाँ इक्वेशन तभी बनती है जब सबकी यूनिट सेम हो। तो देखो इसका भी यूनिट टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, इसीलिए मैंने तीनों का इंडिविजुअली टाइम निकाला। ऐसे तुम नहीं कर सकते कि लेफ्ट साइड में स्पीड रख दो, राइट साइड में टाइम रख दो, उससे इक्वेशन नहीं बनेगी। इक्वेशन तभी बनती है जब सब जगह टाइम ही हो, या तो सब जगह डिस्टेंस रख लो या सब जगह, लेकिन टाइम मुझे जब ऑलरेडी टोटल टाइम पता था तो इसलिए मैंने टोटल टाइम का ही इक्वेशन रखी। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब आते हैं कम टू द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमारा सेकंड कंडीशन यूज हुई है, क्या है क्वेश्चन में, देखो सेकंड इक्वेशन में हमारा क्वेश्चन में है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 40 ये अपस्ट्रीम जाता है, ठीक है, 40 अप जाता है, उसके बाद 55 डाउन जाता है। तो जब वो अप गया उसमें उसकी स्पीड कितनी होगी, हमने जो लेट किया था x माइनस वाई, जब डाउन गया उसमें उसकी स्पीड थी x प्लस वाई। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, पहले वाले में टाइम लगा 40, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस फिर दूसरा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट, इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना है 13 है। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको तुम यूवी से, इसीलिए मैंने यूवी वाले क्वेश्चन तुम्हें करवाए थे, क्योंकि यूवी वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली कम आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में तुम्हें यूज आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम है इसमें यूवी वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो दो दो तुम्हारी इक्वेशन बनी है 30 अपॉन एक्स माइनस वाई 40, इसको यूवी से करोगे, कैसे लेट करोगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को यू और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को वी। तो इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी, देखो 30u, इक्वेशन बनेगी 30u, ठीक है, 30 1 अपॉन एक्स माइनस वाई यू था ना, प्लस 40v इक्वल्स टू 10, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 40u प्लस 55v 13 इक्वल्स टू 13, राइट। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको तुम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके, 3u प्लस 4v ऐसे भी कर सकते हो, ये इक्वेशन बनी, तो यू विल गेट दीज टू इक्वेशन, ठीक है। नाउ आई होप you will be able to solve these two equation by elimination method, and then
यूवी आ जाएगा. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ यू एंड वी, देन जो तुमने लेट किया था ना उसमें पुट करना मत भूलना. यूवी में कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे यू की जगह यू की वैल्यू पुट करो, देन वी की जगह वी की वैल्यू पुट करोगे. फिर उसके बाद इससे एक अलग से इक्वेशन एक और बनेगी और इससे एक और इक्वेशन बनेगी. नाउ यू हैव टू इक्वेशन, again you have two equation, then again you need to solve these two equation and then you will get direct answer in terms of x and y, और तुम्हें वही निकालना है. समझ आ गया? ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अब रिलेटेड टू दिस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. फर्स्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है, देन आई विल टेल यू वन मोर क्वेश्चन. So the next question related to upstream and downstream is, see this question, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours, right? फिर उसके बाद upstream जाती है, पहले 20 देखो 20 किलोमीटर जाती है पहले रितु, 20 किलोमीटर she is going in 2 hours. और कैसे जाती है? upstream, sorry downstream. 20 kilometer she is moving with downstream. Okay, after that she is going upstream for 4 kilometers and 2 hours में. देख रहे हो, मतलब डाउनस्ट्रीम है तो उसको खाली 20 किलोमीटर लगता है. मतलब if this is downstream then 20 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है 2 hours में, और अगर अपस्ट्रीम है तो she just travel only 4 kilometers in 2 hours. तो this is the difference. तो इसमें भी दो इक्वेशन बनेगी, पहले डाउनस्ट्रीम से फिर इससे. इसमें आसान है, इसमें तुम्हें इंडिविजुअली टाइम लेना है दोनों का, क्योंकि इसका टाइम 2 आवर्स है और इसका भी टाइम 2 आवर्स है. मैम ये तो स्पीड तो ये तो काफी सिंपल है, सिंपल टाइम लगाओ. इसका टाइम कितना आएगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मैम इसमें स्पीड का ना लगा ले सीधा, वो भी कर सकते हो, स्पीड का भी लगा सकते हो, टाइम का, डिस्टेंस का, जिसका लगाना है उसका लगा लो, एक ही बात है. तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम डिस्टेंस कितना है 20, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है. मैं स्टार्टिंग का ही लिख नहीं रही, स्टार्टिंग के स्टेप्स ये चारों स्टेप तुम्हें एज इट इज सेम रखने हैं, ये और ये x माइनस वाई और x प्लस वाई. तो हमें पता है जो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की कितनी स्पीड होती है x माइनस वाई, राइट. ये तो हो गया इसका, और t कितना है 2 आवर्स. तो एक इक्वेशन बन गई 20 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. समझ आया? और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन बनेगी अपस्ट्रीम से. तो टाइम हमें पता है 2 आवर्स, तो टाइम निकाल लो. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. टाइम कितना है 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है 4 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम की कितनी स्पीड होती है x डाउनस्ट्रीम था ना पहले, डाउनस्ट्रीम में प्लस होगा x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई. ये सेकंड इक्वेशन बन गई. इसमें तुम्हें यूवी लेट करके करने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई. एक इक्वेशन, इसको सॉल्व तो कर लोगे, और दूसरी 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4. इसको और छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो. कैसे? ये 2 को नीचे ले जाओ, 2 1 जा 2 2 आ जाएगा, और ये भी कट जाएगा. तो फाइनल इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. समझ आ गया? ठीक है. तो दिस इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके.